चलो ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, एनिमल वाला पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग ने नर्वस सिस्टम देखा था, फिर एंडोक्राइन सिस्टम देखा था। एंडोक्राइन सिस्टम में सारे हार्मोन के फंक्शन देखे थे, और नर्वस सिस्टम में हमने पार्ट ऑफ ब्रेन और कौन सा पार्ट ब्रेन का कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। अभी के टाइम पे हम लोग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को देखना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में बेसिकली देखो, प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि प्लांट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, प्लांट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। प्लांट के केसेस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो सेल्स हैं, प्लांट के केस में जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं वो डेड हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या हैं? डेड हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में प्लांट टिश्यू के अंदर तुमने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तुमने पढ़ा होगा कि एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ये तीनों क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। फिर तुमने पढ़ा होगा कि जो परमानेंट होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। सिंपल परमानेंट में तुमने पढ़ा होगा कि एक होता है पैरेंकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्केलेरनकाइमा। वहाँ पे तुमको जो पूरा का पूरा स्केलेरनकाइमा टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? डेड सेल से बना होता है। तो पहला डेड पार्ट मिला। फिर तुमने जब जाइलम पढ़ा होगा तो जाइलम के अंदर तुमने ट्रैकिड वेसल्स एंड जाइलम स्केलेरनकाइमा को भी डेड पाया होगा, ठीक है। फिर जब तुमने फ्लोएम पढ़ा होगा तो फ्लोएम में फ्लोएम स्केलेरनकाइमा तुम्हारे लिए क्या मिला होगा? डेड मिला होगा। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं प्लांट के जो टिश्यूज हैं वो डेड नेचर में है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, इनके जो लाइफ प्रोसेस के अंदर इनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे ये मूवमेंट तो करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं। मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिफरेंस छोटा है। लोकोमोशन में क्या होता है कि लोकोमोशन में क्या होता है कि पोजीशन चेंज होता है। मूवमेंट में क्या होता है? पोजीशन चेंज नहीं होता है। लोकोमोशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट? मूवमेंट। लोकोमोशन भी क्या है? मूवमेंट है, लेकिन लोकोमोशन वो मूवमेंट है जिसमें पोजीशन चेंज हो। बाकी सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसके अंदर पोजीशन चेंज नहीं होता। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि प्लांट के बहुत एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज क्या हैं? लिमिटेड है। इस वजह से वहाँ पे जो प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है वो भी लिमिटेड है। हमारे प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं वो हार्मोन्स करते हैं। कौन करता है बेटा? हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन, ठीक है। इसके बाद सुनो ध्यान से, कौन कौन से हार्मोन है नाम पहले याद रखना, फिर कुछ एक्टिविटीज बताऊंगा और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं जिस पे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो वो तुम्हें जानना जरूरी है। पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन बेटा? ऑक्सिन। दूसरा जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। क्या हार्मोन है? जिब्रेलिन। तीसरा जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन, ठीक है। चौथा जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ABA। क्या कहते हैं? जनरली ABA कहते हैं। और जो चौथा हार्मोन है वो है इथाइलिन। क्या है? इथाइलिन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कुछ जनरल बातें, फिर बाद में इनके फंक्शंस। स्टार्टिंग के जो ये तीन हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इनको हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर। क्या कहते हैं बेटा? ग्रोथ प्रमोटर। और ये लास्ट के जो हार्मोन है इनको कहते हैं ग्रोथ इनहाइबिटर। ग्रोथ इनहाइबिटर, इनको कहते हैं ग्रोथ इनहाइबिटर। ध्यान से समझो, जब तुम इनके फंक्शंस पढ़ोगे तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन जो प्लांट के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। जैसे किसी भी फंक्शन को ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या करेगा? सेल के इनलार्जमेंट को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ, फंक्शन अलग अलग लिस्ट बनाना है हमको, तैयार करके वहाँ पे पढ़ना है। ऑक्सिन जैसे क्या करेगा कि प्लांट के जो सेल्स है उनको इलोंगेट करेगा, उनके इनलार्जमेंट में हेल्प करेगा, और इससे क्या होगा कि प्लांट का जो लेंथ है वो बढ़ेगा। जिब्रेलिन क्या करता है कि प्लांट के अंदर सीड, पहली बात तो सीड जर्मिनेशन करेगा, दूसरी बात फ्लावरिंग का काम करता है, ये भी पॉजिटिव चेंज है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। ये सब क्या लेके आते हैं? पॉजिटिव चेंजेस। अब एब्सिसिक एसिड है, ये स्टोमेटा को बंद कर देता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि प्लांट के अंदर जो विल्टिंग है लीव्स की, या प्लांट के किसी पार्ट की विल्टिंग, विल्टिंग का मतलब कि सूख के गिर जाना, ठीक है।
तो ये इसको प्रमोट करता है। एथाइलिन जो है राइपनिंग में हेल्प करता है फ्रूट के। तो सिंपल सा मतलब क्या कि 3 जो स्टार्टिंग के हार्मोन थे ये पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटर। और लास्ट के जो 2 हार्मोन है ये ग्रोथ को इनहाबिट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ग्रोथ इनहाबिटर। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे इसमें एक ये जो हार्मोन है एथाइलिन, ये गैसियस हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? गैसियस हार्मोन। तो कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि गैसियस हार्मोन कौन सा है, एथाइलिन। एक्चुअली देखो कभी किसी बुक में इसको हार्मोन मानते हैं, किसी बुक में हार्मोन मानते नहीं है, क्योंकि ये केमिकल है, गैसियस नेचर में है, लेकिन स्टिमुलेशन पे रिस्पॉन्ड का काम करता है, इसलिए कुछ लोग इसको हार्मोन मानते हैं, कुछ लोग हार्मोन नहीं मानते। तो अलग अलग किताबें पढ़ोगे तो किसी किताब में 4 हार्मोन का नाम दिया होगा, किसी किताब में 5 हार्मोन का नाम दिया होगा। क्लियर ना? तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना, तुम अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलोगे उस पर स्टिक रहना। अभी देखो ये हार्मोन हो गए, यही हार्मोन प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। अब ये हार्मोन प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो करते हैं वो किस फॉर्म में शो होता है, उस पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्लांट में होता है उसमें 2 तरह से रिस्पॉन्ड होता है, मतलब जो भी रिस्पॉन्स हमको स्टिमुलस को दिखता है वो 2 तरह से दिखता है। एक, अगर हार्मोन किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हो सकता है कि वहां पे जो मूवमेंट हो वो ग्रोथ के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? ग्रोथ के फॉर्म में। या फिर हो सकता है कि वहां का मूवमेंट ग्रोथ के फॉर्म में ना हो। कहने का मतलब क्या है कि 2 तरह का रिस्पॉन्ड होता है प्लांट के अंदर, एक ऐसा रिस्पॉन्ड जिसमें ग्रोथ होता है और एक ऐसा रिस्पॉन्ड जहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है। क्लियर ना? तो पहली बात तो समझो कि प्लांट जो भी रिस्पॉन्ड करेगा किसी भी स्टिमुलस को मूवमेंट में करेगा। किससे करेगा? मूवमेंट के साथ। और अगर मूवमेंट के साथ करेगा तो मूवमेंट ग्रोथ वाला भी हो सकता है और मूवमेंट नॉन ग्रोथ वाला भी हो सकता है। क्लियर? जो ग्रोथ वाला मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। और जो विदाउट ग्रोथ वाला मूवमेंट होता है उसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो ग्रोथ या प्लांट जो कभी अगर किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है तो किस फॉर्म में करता है बेटा? मूवमेंट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? मूवमेंट के फॉर्म में। अब ये मूवमेंट 2 तरीके का हो सकता है, ये रिस्पॉन्स या मूवमेंट 2 तरीके का हो सकता है। एक ग्रोथ मूवमेंट, एक ग्रोथ मूवमेंट और एक नॉन ग्रोथ मूवमेंट। नॉन ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है? ये जो ग्रोथ मूवमेंट होता है, इस ग्रोथ मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। और ये जो नॉन ग्रोथ मूवमेंट होता है इसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा? नेस्टिक मूवमेंट। ग्रोथ वाले मूवमेंट में डायरेक्शन पता होता है, जैसे तुमने वेक्टर स्केलर पढ़ा है अभी फिजिक्स में, 9th क्लास में वेक्टर स्केलर पढ़ा होगा। क्वांटिटी विथ डायरेक्शन इज वेक्टर एंड क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन इज स्केलर। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट है। क्या बेटा? डायरेक्शनल मूवमेंट। यहाँ पे आप प्लांट के पार्ट और स्टिमुलस के बीच में एक डायरेक्शन का रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात होती है। और ये जो नेस्टिक मूवमेंट है ये डायरेक्शन लेस मूवमेंट है। ये क्या है? डायरेक्शन लेस मूवमेंट। चल अब कुछ बातें यहां पे स्पेसिफिक कर लेते हैं। टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। टाइप ऑफ रिस्पॉन्स ध्यान से समझना, क्योंकि सारी बातें यहीं पे आएंगी। अगर मान लो स्टिमुलस लाइट हो, क्या हो? स्टिमुलस लाइट, मतलब प्लांट के ऊपर लाइट पड़ता है, प्लांट के सरफेस पे, ठीक है? तो उस लाइट भी एक क्या है? उसके लिए स्टिमुलस है। इस लाइट को रिस्पॉन्स जब करेगा, और अगर लाइट को रिस्पॉन्स करते टाइम वो कौन सा मूवमेंट करता है? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो दैट पर्टिकुलर मूवमेंट विल बी नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहेंगे बेटा? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर? अगर स्टिमुलस क्या है? लाइट है और उसका रिस्पॉन्ड क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्या है? ट्रॉपिक। अगर वो लाइट को डायरेक्शनल रिस्पॉन्स देता है तो उसको क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर उसी लाइट को
वो नेस्टिक मूवमेंट या डायरेक्शनलेस रिस्पॉन्स देता है, डायरेक्शनलेस रिस्पॉन्स देता है। तो उस तरह के रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे? फोटोनेस्टी। क्या कहेंगे बेटा? फोटोनेस्टी। क्लियर? अगर वो मूवमेंट, अगर वो स्टिमुलस हमारे लिए क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। वाटर को भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है अभी सारा चीज तुम्हारे सामने फिगर आउट होगा। वाटर को रिस्पॉन्ड करेगा, अगर स्टिमुलस वाटर है तो अगर रिस्पॉन्स ट्रॉपिक है, डायरेक्शन वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म या हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे अगर ऐसा रिस्पॉन्ड करता है तो? हाइड्रोनेस्टी। क्या कहेंगे? हाइड्रोनेस्टी। बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट, अगर मूवमेंट टच है, अगर स्टिमुलस क्या है? टच है, मतलब किसी प्लांट के पार्ट को टच करते हो तो वो भी उनके लिए क्या है? स्टिमुलस है। बॉडी में स्टिमुलस में बताया था ना स्टार्टिंग में एनिमल वाले केस में कि अगर कोई तुम्हें टच करता है और तुम उसको रिस्पॉन्स करते हो तो वो भी क्या है तुम्हारे लिए? स्टिमुलस है। तो अगर स्टिमुलस क्या है? टच है और उसको उसका रिस्पॉन्ड नेस्टिक मूवमेंट में करेगा तो क्या होगा? थिग्मोनेस्टी। क्या होगा बेटा? अगर ट्रॉपिक मूवमेंट करेगा तो थिग्मोट्रोपिज्म। क्या होगा? थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोस का मतलब होता है टच। थिग्मोस का मतलब क्या होता है? टच। तो इसलिए टच को जो रिस्पॉन्ड करेगा उसको थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। अगर यही होगा टच वाला रिस्पॉन्ड नेस्टिक मूवमेंट में तो इसको कहेंगे थिग्मोनेस्टी। देखो अभी बातें थोड़ी जनरल हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे तुमको ये लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। और जब चीज़ें एक्सप्लेन मैनर में तुम्हारे सामने आएंगी तो फिर कहोगे क्या पढ़ा है सर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करके चलना कि ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा चलो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ समझ में आएगा। अभी बातें जनरल चल रही हैं, इंट्रो चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो अगर मान लो वहाँ पे ग्रेविटी हो गई। क्या हो गई? ग्रेविटी। जो जनरल स्टिमुलस हैं उनके लिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। अगर ग्रेविटी हो गई तो ग्रेविटी के लिए यहाँ पे जो नेस्टिक मूवमेंट होगा उसको क्या कहेंगे? जियोट्रोपिज्म। क्या कहेंगे बेटा? जियोट्रोपिज्म। देखो जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी है और रिस्पॉन्ड क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद देखो ये केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं नेस्टिक वाले केस में। तो ये सारे चीज़ें जो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं हाइड्रो, और एक और है केमिकल्स को अगर रिस्पॉन्ड करना हो, जो फर्टिलाइजर या मैन्योर तुम देते हो, अगर प्लांट उसको रिस्पॉन्ड करता है तो कैसे करता है? केमिकल अगर स्टिमुलस है तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्ड होगा वो क्या होगा? केमोट्रोपिज्म। क्या होगा? केमोट्रोपिज्म। अब देखो नेस्टिक मूवमेंट में बेसिकली तुमको देखने को एग्जाम्पल कहाँ पे मिलेगा? नेस्टिक मूवमेंट में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल तुमको फोटोनेस्टी और थिग्मोनेस्टी में दिखेंगे। कुछ कम एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कहाँ पे? हाइड्रोनेस्टी में। और बहुत रेयरली कभी कभी अगर एग्जाम्पल बहुत हायर क्लास में जाओगे तो तुम्हें पढ़ने मिलेगा ग्रेविटी को और केमिकल को रिस्पॉन्ड करने वाला। क्लियर? तो ये लिस्ट है तुम्हारे सामने जिसमें अगर डायरेक्शनल रिस्पॉन्ड है तो क्या क्या होगा, डायरेक्शनलेस रिस्पॉन्ड है तो क्या क्या होगा, किस स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो फटाफट लिस्ट प्रिपेयर करो फिर हम लोग आगे बढ़े। इसमें बिठा दे इसको या लिखना है अभी इसमें कुछ? फटाफट लिखो। अब देखो हर तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट और हर तरह का नेस्टिक मूवमेंट तुमको यहाँ पे दिखा नहीं सकते, ठीक है। हर तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट या हर तरह का नेस्टिक मूवमेंट कैसे होता है वो नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ एग्जांपल्स जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में है उसको जरूर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जो अगर कभी एक्सप्लेनेशन का आएगा तो वहीं से आएगा। क्लियर? तो अभी हम लोग एक एक करके फोटोट्रोपिज्म, फिर जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म
और लास्ट में थिग्मोनेस्टी एक्सप्लेन करेंगे। ये 4 चीज़ें हमको यहाँ पे बेसिकली पढ़नी है और लास्ट में तुम्हें एक लिस्ट प्रिपेयर करके दे दिया जाएगा जिसके अंदर तुम्हें वहाँ पे मिलेगा कौन से हार्मोन का क्या रोल होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कैसे होता है फोटोट्रॉपिज्म। एक यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म का एक स्ट्रक्चर वाइज एक्सप्लेनेशन देखो। जैसे मान लो ये कोई प्लांट, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट का पार्ट मान लो, ये टिप वाला पोर्शन ये हो गया, इस प्लांट का टिप वाला पोर्शन ये हो गया, ठीक है, और ये मान लो ये अर्थ हो गया। जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है इसके बारे में कुछ बातें समझ लो इस एक्सपेरिमेंट के पहले। ऑक्सीजन हार्मोन हमेशा कहाँ पे होता है? टिप पे होता है। कहाँ पे होता है? टिप पे, मतलब एंडिंग पे प्रेजेंट होता है, किसी भी पार्ट के एंड पे प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन जो है ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। ध्यान से समझो, कहने का मतलब क्या है। मैं अगर यहाँ पे एक लाइट का सोर्स रखूँ, एक लाइट का सोर्स रखूँ और यहाँ पे एक वेसल में भर के रख दूँ क्या? ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, लिखने का काम बाद में। यहाँ पे एक वेसल में हमने रख दिया ऑक्सीजन हार्मोन, यहाँ पे मैंने कोई बल्ब अभी कवर करके रखा है या बल्ब अभी स्विच ऑफ मोड में रखा है। जैसे ही मैंने इस बल्ब का स्विच ऑन किया, यहाँ से लाइट इमिट होगा और जाके इस वेसल पे गिरेगा, ट्रांसपेरेंट वेसल है। जैसे ही इस हार्मोन को ये लाइट मिलेगा, ठीक है, जैसे ही हार्मोन को ये लाइट मिलेगा, ये जो वेसल है इस वेसल के अंदर हार्मोन कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, हार्मोन पहले कंप्लीटली फिल्ड था, इसमें जहां से लाइट जा रहा है हार्मोन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दिख रहा है? बोलो। लाइट पहले पूरा कंप्लीटली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। जैसे ही लाइट का सोर्स मिला, हार्मोन डिस्प्लेस हो गया। कहां पे? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। देखो अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि लाइट का सोर्स ये है और ये लाइट से दूर जा रहा है, तो इसलिए इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है? नेगेटिव वर्ड। अगर ये लाइट के तरफ आता तो क्या वर्ड यूज करते? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया ना? तो नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर कहीं पे ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड यूज किया जाए तो नेगेटिव का मतलब समझना कि उस प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो जो सोर्स ऑफ स्टिमुलस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि वो सोर्स ऑफ स्टिमुलस या स्टिमुलस जो है उसके डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है ना? वो अभी दिखाऊंगा हाइड्रोट्रॉपिज्म में, पॉजिटिव वाला। तो समझो यहाँ पे दो बातें, ये दो बातें अपने दिमाग में बना के रखना। इसके साथ एक और बात, तीसरी बात भी। तीसरी बात क्या है कि जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा वहां पे ग्रोथ का रेट ज्यादा। ठीक है, और जहां पे ऑक्सीजन कम वहां पे ग्रोथ का रेट कम। किसके लिए? ये है सूट के लिए। किसके लिए? सूट के लिए। रूट के लिए क्या होता है? जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा वहां पे ग्रोथ कम, वहां पे ग्रोथ रेट कम। किसके लिए? रूट के लिए। ये बातें दिमाग में बना के रखना। अभी हमको सबसे पहले क्या देखना है? क्या देखना है? बोलो। स्टेम वाला, सूट वाला पार्ट। सुनो ध्यान से, क्या हुआ। मान लो कि ये यहां पे क्या था? ऑक्सीजन पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहां पे ऐसे समझो, ये ऑक्सीजन ऐसे टिप पे प्रेजेंट था, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था हर एक पार्ट में टिप के, तो जो ग्रोथ हो रहा था हर एक पार्ट का क्या हो रहा था? बराबर हो रहा था। इसलिए प्लांट जो था वो किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा था? स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हमने क्या किया कि देखा कि यहां से सुबह के समय में सूर्योदय हुआ। क्या हुआ बेटा? सूर्योदय। ठीक है, सनराइज हुआ। यहां से सनलाइट ऐसे आया और इसके टिप पे ऐसे पड़ा। ठीक है, तो सेकंड फिगर क्या बनेगा? सेकंड फिगर ये होगा कि ये जो जितने भी ऑक्सीजन थे ये ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो गए। कहां पे? उससे अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे हो गए डिस्प्लेस हो गए। अरे बोलो।
मैंने बताया कि लाइट को देख के पीछे भागते हैं, अब वही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गए। अब देखना पहले सेकंड में, ये सेकंड 1 है, छोटा टाइम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 1 सेकंड में कहीं ग्रोथ शो नहीं होता। फिर ये मान लो 5 सेकंड, फिर ये मान लो 9 सेकंड, और फिर ये मान लो 13 सेकंड, ऐसे लेके चलते हैं। ये पार्ट ए, ये पार्ट बी। इस वाले हिस्से को मान लो पार्ट ए, और इस वाले हिस्से को जहां ऑक्सीजन ज्यादा है उसको मान लो पार्ट बी। समझने के लिए देखो, बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए। पार्ट बी में ऑक्सीजन ज्यादा, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑक्सीजन का पार्ट बी का वो ज्यादा सूट है। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा वहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा। यहां ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए यहां का ग्रोथ रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां ऑक्सीजन कम, यहां का ग्रोथ रेट कम, लेकिन ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं है कि वहां ऑक्सीजन नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ होगा। उसका रेट क्या होगा, बहुत स्लो होगा। मैंने ये कहा कि पहले सेकंड में दोनों का जो लेंथ था वो क्या था, 5 सेंटीमीटर। क्या था बेटा, 5 सेंटीमीटर। जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ही लाइट गई, डिस्प्लेस हुआ, ये चेंज हुआ। अगले सेकंड में अगर ए वाला पार्ट का ग्रोथ 1 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर, तो बी वाले पार्ट का मान लो क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज यहां हुआ, 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज यहां हुआ। अगले 4 सेकंड में मानो कि ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, और अगले 4 सेकंड में मान लो ये क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां देखो चेंज के बाद यहां ग्रोथ रेट स्लो, यानी 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। यहां ग्रोथ रेट ज्यादा, यानी 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो अगले में भी तो एक ये बढ़ेगा, 2 ये बढ़ेगा। फिर यहां अगले में क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। हाँ, तुम लोगों से इंड्यूस हो गए थे। ठीक है, अभी देखो मुझे बताना, ये वाला पार्ट ग्रो होके 5 to 11 पहुंच चुका है, 6 सेंटीमीटर का ग्रोथ। और ये वाले पार्ट में जो ग्रोथ है 5 to 8 यानी 3 सेंटीमीटर का ग्रोथ। तो देखो यहां से ध्यान से, ये पहले बराबर चल रहा था, ये जो था ये क्या चल रहा था, ऐसे देखो, ये मान लो ये मार्कर मूव कर रहा है, ऐसे ग्रो कर रहा था, बराबर मूव कर रहा था। अभी क्या है कि इसका रेट मूवमेंट का ज्यादा हो गया और इसका कम है, तो क्या अब ऐसे होगा, ऐसे होगा हर सेकंड में ये तेजी से आगे बढ़ेगा और ये तेजी से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और जब ये तेजी से आगे बढ़ेगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो क्या यहाँ पे बेंडिंग होगी, बोलो बेंडिंग होगी। तो यानी कि अब जब आफ्टर ग्रोथ हम क्या स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्रोथ के बाद स्ट्रक्चर कुछ हमको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा ग्रोथ के बाद, बोलो देखने को मिलेगा। और अगर मान लो मैंने ये कह दिया कि यहाँ पे कोई फ्लावर लगा हुआ था, कौन सा फ्लावर, सनफ्लावर, तो क्या ये सनफ्लावर लाइट के तरफ टिल्ट हो गया, बोलो। तो मूवमेंट समझ में आया कौन सा होता है सनफ्लावर के केस में, जब उसका सनफ्लावर हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के तरफ रहता है। समझ में आया पूरा केस, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ध्यान से समझना। फोटोट्रॉपिज्म इसी को कहते हैं। अब मुझे बताओ, जो हमारा सनफ्लावर है वो सनफ्लावर कौन सा ट्रॉपिज्म शो कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म, बोलो। और कौन सा फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसके डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हुआ। हार्मोन कौन सा कर रहा है वो उससे मुझे मतलब नहीं है, किससे मतलब है, प्लांट का पार्ट कौन सा मूवमेंट कर रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत है। अच्छा, अगर प्लांट का पार्ट, यहां पे सुनो ध्यान से, अब सुनो, यहाँ पे ऑक्सीजन जो हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन है, ये प्लांट जब ग्रो कर रहा है तो ऊपर की तरफ ही तो ग्रो कर रहा है, बोलो। प्लांट कहां पे ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ। यानी कि प्लांट जब ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है तो प्लांट का सूट का कोई भी पार्ट जो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, तो कैसा फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा, यही केस रूट वाले में देखना। मान लो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन ऐसे भरा हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन ऐसे भरा हुआ था, यहां से मान लो लाइट ऐसे गया, ठीक है, लाइट क्या सोर्स गया, अर्थ के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन हम चीजों को अज्यूम करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तुम जाओगे 11th क्लास में तो तुमको वहां पे पढ़ाया जाएगा सॉइल लेस क्रॉपिंग। क्या पढ़ाया जाएगा, सॉइल लेस क्रॉपिंग। आज के टाइम में सॉइल लेस क्रॉपिंग का बहुत चलन है। मतलब ऐसा देखो, सॉइल का रोल क्या है, ध्यान से समझो। सॉइल का रोल यही होता है प्लांट के ग्रोथ में
कि सॉइल क्या करता है, प्लांट को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है विथ स्टेबिलिटी, उसको स्टेबल रखने में हेल्प करता है। ये तीन चीजें अगर हम कहीं से किसी भी तरह से फुलफिल कर लें तो क्या हमें सॉइल की जरूरत पड़ेगी प्लांट के लिए? मिनरल की जरूरत है, मिनरल हमने एक्सटर्नली दे दिया, वाटर की जरूरत है, वाटर हमने एक्सटर्नली दे दिया, स्टेबिलिटी की जरूरत है, हमने उस प्लांट को कहीं पे बांध के उसको स्टेबल बना दिया, तो फिर क्या हमको सॉइल की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इसी सिद्धांत पे, इसी प्रिंसिपल पे आजकल सॉइललेस क्रॉपिंग होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट मान लो सॉइललेस क्रॉपिंग में ही हुई होगी, ये चीजें हैं तो इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अभी ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ था, आया लाइट, ऑक्सीजन पूरा कहाँ चला गया? नीचे के डायरेक्शन में। ऑक्सीजन जब सब नीचे के डायरेक्शन में चला गया तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा वहां का ग्रोथ रेट कम, यानी ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा वो ग्रोथ रेट कम, लेकिन ग्रोथ तो होगा किस डायरेक्शन में? नीचे के डायरेक्शन। भाई कम या ज्यादा ग्रोथ कहां पे होगा? नीचे के डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन में होगा। और सोर्स ऑफ लाइट कहां पे? ऊपर। तो यानी कि जो ये ग्रोथ हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है? नीचे के डायरेक्शन में। यानी कि कौन सा फोटोट्रॉपिज्म? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो हमेशा प्लांट का रूट कैसा फोटोट्रॉपिज्म शो करता है? नेगेटिव। और प्लांट का शूट कैसा फोटोट्रॉपिज्म शो करता है? पॉजिटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझना। ये एक्सपेरिमेंट बार बार तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है और एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है कि फोटोट्रॉपिज्म को ऑक्सीजन के रोल के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है? या कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सनफ्लावर जो होता है उस सनफ्लावर के अंदर कौन सा फोटोट्रॉपिज्म होता है, कौन सा हार्मोन उसको फोटोट्रॉपिज्म शो करने में हेल्प करता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। और जब भी क्वेश्चन आया 5 नंबर में आया है, ठीक है? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। सुनो ध्यान से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जियोट्रॉपिज्म के बारे में। किससे पूछा जाता है? जियोट्रॉपिज्म के बारे में। देखो कभी तुमने क्या ये देखा है कि जैसे मान लो कि पॉटेड प्लांट तुमने अपने घर में लगाया है, ठीक है? तुम्हारे घर में अगर पॉटेड प्लांट होगा तो उस प्लांट को क्या करना कि मान लो अभी ऐसे एक पॉट था, मान लो एक पॉट था, ये कोई प्लांट था, तो ये उसका रूट होगा ऐसे, ठीक है? और ये उसका सूट वाला पोर्शन, सूट वाला पोर्शन, ठीक है? क्या करना, घर पे जाना, आज पॉट क्या कर देना, पलट देना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर देना, कुछ ऐसे कर देना। हाँ मतलब बचा के पलटना, मम्मी देखेंगी झाड़ू से मारेंगे तुमको, ठीक है? तो कहना साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो नहीं मारेंगी, ध्यान से समझो। ऐसे तुमने क्या किया, जो पॉटेड प्लांट था उसको पलट दिया। एक्सपेरिमेंट है और ये तुमको देखने को भी मिलेगा, चाहो तो घर पे कर सकते हो। तुमने पॉटेड प्लांट को पलट दिया तो अगर इस पे कोई जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो नहीं होता, अगर जियोट्रॉपिज्म शो नहीं होता तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। सूट इधर के डायरेक्शन में ग्रो कर जाता, रूट इधर के डायरेक्शन में ग्रो कर जाता। लेकिन इसके ऊपर एक जियोट्रॉपिज्म जैसा चीज काम करता है। फोटोट्रॉपिज्म भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हमको क्या एक्सप्लेन करना है? जियोट्रॉपिज्म। कैसे होता है जियोट्रॉपिज्म, काम कैसे करता है? कुछ टाइम के बाद, 10 दिन 5 दिन के बाद देखोगे कि जो ये रूट है जो पहले इस डायरेक्शन में था अब वो बेंड होके नीचे की तरफ चला गया, और जो ये सूट है जो इस डायरेक्शन में था वो अब धीरे धीरे बेंड होके किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तुमने पॉट पहले सीधा रखा था तो ग्रोथ ऐसे ही हो रहा था, जैसे ही तुमने पॉट को बेंड कर दिया या पॉट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर दिया, ये चेंज हो जाता है, ठीक है? इसी चेंज को क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म। इस चेंज को क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म। सुनना कैसे होता है। इसके लिए क्या क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है? इसके लिए याद क्या रखनी है? यहां पे भी किसका रोल होता है? ऑक्सीजन का। किसका रोल है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो होता है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। क्या करता है? पॉजिटिव। यानी कि जहां से ग्रेविटी, सोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो उधर की तरफ जाएगा, ठीक है? और ये जो दो स्टेटमेंट हैं यूनिवर्सल है, ये ऑक्सीजन के लिए यूनिवर्सल है, चाहे कोई सा भी स्टिमुलस हो। हमेशा ऑक्सीजन पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है कहाँ पे? सूट में, और नेगेटिव इफेक्ट शो करता है कहाँ पे? रूट में, ठीक है? सुनना यहाँ पे यहाँ पे मैं जैसे एक एक्सपेरिमेंट, ये मिटा दे क्या? पहले जगह नहीं है तो उसको मिटा देगा।
चलो देखो यहाँ पे, मान लो तुमने क्या किया था कि एक प्लांट को ऐसे बेंड कर दिया था, ये मान लो तुम्हारा प्लांट का रूट वाला पोर्शन है और ये प्लांट का स्टेम वाला पोर्शन है। चलो देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे होगा टिप वाले पोर्शन पे, ऑक्सीजन यहाँ पे होगा टिप वाले पोर्शन पे होगा। मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या शो करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्या शो करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। यानी कि जो ग्रेविटी है वो नीचे से आती है, बोलो सोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, डाउनवर्ड, नीचे के पोर्शन से। अभी क्या होगा कि जैसे ही इसको ऐसे बेंड करके रखोगे तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, बोलो एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ, और एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे। सुनना ध्यान से, और पहले शूट को देखो फिर रूट को देखते हैं। शूट वाले पोर्शन में जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा, अरे ज़्यादा, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम वहाँ पे ग्रोथ रेट कम। जैसे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट शो किया था, क्या ये आगे बढ़ जाएगा और इसके अंदर ग्रोथ कम होगा, बोलो, यहाँ ग्रोथ ज़्यादा और यहाँ ग्रोथ कम, क्या ऐसे बेंड कर जाएगा ऊपर की तरफ। रूट वाले सेक्शन में देखो, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ ग्रोथ कम, जहाँ पे ऑक्सीजन कम वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा, क्या इसका ग्रोथ ज़्यादा और इसका ग्रोथ कम होगा, क्या ऐसे बेंड हो जाएगा, बोलो। तो ऐसे बेंडिंग होगी, और ये बेंडिंग क्या किसकी वजह से हो रही है, जियोट्रॉपिज्म की वजह से। किसकी वजह से हो रही है, जियोट्रॉपिज्म की वजह से। जहाँ पे तुमको दिखेगा कि स्टेम क्या है, स्टेम के पार्ट का ग्रोथ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है और रूट के पार्ट का ग्रोथ ग्रेविटी के टुवार्ड्स हो रहा है। तो रूट क्या शो करेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या शो करेगा बेटा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और स्टेम क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आई बात समझ में। तो ये दो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, जिसको जो इंपॉर्टेंट है, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो यही दोनों एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा। इसमें जो लिखना है लिखो, फिर आगे हम लोग नेस्टिंग मोमेंट की बात करेंगे। अभी इसी थियरी पे बेस्ड, इसी एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्लांट के अंदर टेंड्रिल का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लांट के अंदर टेंड्रिल का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो टेंड्रिल क्या होता है, जैसे मान लो कि कभी कभी देखा होगा कि जो गार्ड प्लांट होते हैं, गार्ड प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो सपोर्ट उनको मिलता है, उस सपोर्ट के किनारे किनारे कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है। देखा है, बोलो। ऐसे देखा हो, एक सपोर्ट है और जो इसके गार्ड प्लांट मतलब जो सब्जियों वाले प्लांट्स होते हैं, सब्जियों वाले प्लांट जिनको सपोर्ट लगा के उसके ऊपर उगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है ऐसे, और ऐसे क्या करता है उसको, उसके चारों तरफ ऐसे राउंड अप हो जाता है और उसको होल्ड किया होता है। इसको कहते हैं टेंड्रिल। क्या कहते हैं इसको, टेंड्रिल।
तो प्लांट के अंडर टेंड्रिल फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस वहाँ चेंज क्या हो जाता है, सपोर्ट यानी कि टच यानी कि थिग्मोट्रोपिज्म। क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर? तो अगर थिग्मोट्रोपिज्म को कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो बताओ। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसमें कोई बहुत चीज़ें डिफरेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है जो अभी मैंने बताया। अगर उसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो बताओ, करेगा कोई? बंद कर दो, होल्ड करो। ठीक है, देखो मान लो ये एक प्लांट था और एक ब्रांच था, ये ऐसे उसका ग्रोथ हो रहा था। अभी देखो कैसे क्या होता है कि ये मान लो सपोर्ट है और ये क्या था, जो आउटग्रोथ निकल रहा था या जो ब्रांच निकल रहा था वो टेंड्रिल का फॉर्मेशन। तो ये पहले क्या किया, इसने यहाँ पे टच किया, फिर क्या होता है, ऐसे ये बैंड होता है और ऐसे इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, राउंड राउंड इसके चारों तरफ रैप हो जाता है। क्लियर? पूरा लिपट के ऐसे 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 इसका ग्रोथ होता है। कैसे होता है, ध्यान से समझना। जो थिग्मोट्रोपिज्म होता है, क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं किसके बेसिस पे, ऑक्सीजन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? ऑक्सीजन के बेसिस पे। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन हमेशा टच से अवे जाता है। क्या होता है? टच से अवे जाता है। मतलब जहाँ पे उसको कोई चीज़, जहाँ पे तुम अगर मान लो ये कोई प्लांट है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऐसे तुमने टच किया, ये तुरंत कहाँ चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? बात समझ में आ रही? बोलो, सुनना ध्यान से। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक प्लांट लिया और ये समझो यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं। ये मान लो क्या था कि स्टेम वाला जो ब्रांच था वो था, यहाँ टिप पे मान लो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। टिप पे क्या होगा, ऑक्सीजन। ऐसे ये गया, ऐसे जा रहा था ऐसे, और टिप पे क्या था, ऑक्सीजन था। टिप पे क्या था, ऑक्सीजन। जैसे ही इस स्टेम के पीछे वाले हिस्से को टच मिलेगा, ऑक्सीजन तुरंत कहाँ एक्यूमुलेट होगा, बाहर वाले हिस्से पे, आउटर वाले हिस्से पे। तो आउटर वाले हिस्से का ग्रोथ ज्यादा और पीछे वाले हिस्से का ग्रोथ कम। तो क्या ये इधर के डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा, क्या ये आगे जाके ऐसे बैंड होना स्टार्ट करेगा? बोलो, बैंड होना स्टार्ट करेगा। फिर पीछे बैंड होगा तो वहां भी तो उसको टच मिलेगा। तो यानी कि हमेशा बाहर वाले पोर्शन में ऑक्सीजन रहेगा और बाहर वाले पोर्शन का ग्रोथ ज्यादा होगा और पीछे वाले पोर्शन का ग्रोथ कम होगा। तो इसलिए हमेशा वो कैसे बैंड करेगा, ऐसे बैंड करते जाएगा, है ना। और ऐसे जब बैंड करेगा तो फिर इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, वो राउंड अप हो जाएगा और वो क्या करेगा, इसको अच्छे तरीके से होल्ड कर लेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल फॉर्मेशन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो कैसे टेंड्रिल फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये टेंड्रिल फॉर्मेशन का, इसके पहले जियोट्रोपिज्म और उसके पहले फोटोट्रोपिज्म पूछा गया इसके पहले के एग्जाम में, जिसमें सबसे मस्ट एग्जाम्पल वाला केस कौन सा है हमारे पास, वो है जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म का। अब अगर कभी मान लो नया क्वेश्चन उनको बनाने का मन कर दिया, तो नया क्वेश्चन वो बनाएंगे किस पे, हाइड्रोट्रोपिज्म। किस पे बनाएंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। क्यों हमेशा वाटर के सोर्स की तरफ ग्रोथ होता है रूट का और वाटर के सोर्स से अवे ग्रोथ होता है स्टेम का? बात समझ में आ रही है? तो इस पे वो क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, उसको भी तुम इसी फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन करोगे। रूट के अंदर क्या होता है कि वाटर के तरफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन क्या है, हमेशा किससे दूर जाएगा, देखो दूर जा रहा है ना, तो वाटर से दूर जाएगा। वाटर से दूर जाएगा तो यानी कहाँ पे, जैसे मान लो ये था ऑक्सीजन, यहाँ से यहाँ पे था, वाटर नीचे था, तो ये वाटर से दूर गया यानी कहाँ पहुँच गया, टिप के एकदम एंडिंग पे, तो ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा होगा यानी ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। यहाँ पे क्या था कि वाटर से ये अवे जाएगा तो और रूट के ऊपर चला गया। एक तो ऐसे ही रूट में वो क्या था, नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा था, ग्रोथ नहीं हो रहा था, और ऊपर चला गया तो ग्रोथ और स्लो डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ग्रोथ हमेशा होगा किस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। तो वहाँ पे रूट क्या शो करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और स्टेम क्या शो करेगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है? हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन खुद से भी करोगे और इन सारी चीज़ों पे सोचोगे तो सारे क्वेश्चन होंगे। क्लियर? इसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे बच जाता है वो है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट को बहुत तुम्हारे बुक में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, वो है 11th क्लास का सिलेबस, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। टच मी नॉट प्लांट मिमोसा प्यूडिसा छुई मुई, सुना है इसका नाम? मिमोसा प्यूडिसा नाम है उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, मिमोसा प्यूडिसा
छुई मुई का साइंटिफिक नेम है, उसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टच मी नॉट प्लांट। तो कभी क्वेश्चन तुमसे छुई मुई प्लांट करके पूछ सकता है, कभी क्वेश्चन तुमसे टच मी नॉट प्लांट करके पूछ सकता है, और कभी क्वेश्चन तुमसे मिमोसा प्यूडिसा करके पूछ सकता है। क्लियर? तो उस पे मिमोसा प्यूडिसा पूछे तब भी सेम प्लांट, छुई मुई पूछे तब भी सेम प्लांट, और टच मी नॉट पूछे तब भी सेम प्लांट। ठीक है, तो उसमें कुछ कोई बहुत दिक्कत नहीं। मान लो ये प्लांट था, ये प्लांट का क्या था? लीफ था, कुछ ऐसा लीफ होता है मिमोसा प्यूडिसा का। ठीक है, लिफलेट्स उसमें होती हैं, ऐसा कुछ लीफ होता है। अच्छा, एक चीज और समझना, ड्राइंग भले अच्छी हो ना हो तुम्हारी, लेकिन बायो का क्वेश्चन जब भी करो, अगर पॉसिबल है तो फिगर ड्रॉ करो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर 2-3 चीज़ें तुम्हारे थियरी में मिस्टेक रही और तुमने अगर फिगर बना दिया तो एग्जामिनर ये कहेगा कि तुम्हें आता है, तुमने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तुम्हें आता था क्योंकि भाई तुम्हें फिगर अगर याद है या फिगर वाइज तुम फिगर ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब तुम चीज़ों को समझते हो तभी फिगर ड्रॉ कर रहे हो, बस तुम लिख नहीं पाए हो, तो इसलिए वो नंबर वहाँ पे दे देता है। तो इसलिए कभी भी कोशिश करो कि बायो को बिना फिगर के वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करो। अब सुनो ध्यान से, ये जो प्लांट है ये प्लांट थिग्मोनेस्टी शो करता है। क्या शो करता है? थिग्मोनेस्टी। अब इस प्लांट को तुम ऊपर से टच करो, ऐसे मान लो लीफ था, ऐसे ऊपर से टच किया, ये अपने लिफलेट को ऐसे कर्ल करेगा। ठीक है, तुम इसको नीचे से टच करो, अपने लिफलेट को ऐसे कर्ल करेगा। तुम इसको साइड से टच करो, लिफलेट को ऐसे कर्ल करेगा। इधर से टच करो, लिफलेट को ऐसे कर्ल करेगा। यानी कि इस प्लांट को इस बात से मतलब नहीं है कि उसको स्टिमुलस किस डायरेक्शन से मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? उसको स्टिमुलस मिलेगा, तुरंत वो क्या शो करेगा? मूवमेंट शो करेगा। तुरंत क्या रिस्पॉन्स क्या शो करेगा? मूवमेंट शो करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। वहां पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड वाले प्लांट के पार्ट के अंदर डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। और याद करो, मैंने बताया था कि नेस्टिक मूवमेंट इज व्हाट? डायरेक्शनलेस मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या है? डायरेक्शनलेस मूवमेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी देखो, एक चीज और होता है फोटोनेस्टी। एक चीज और, ये किसका एग्जाम्पल है? थिग्मोनेस्टी का। अगर थिग्मोनेस्टी तुमसे पूछे तो ये लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। एक और मैंने बताया था मोस्ट ऑफन पाया जाता है फोटोनेस्टी। क्या होता है? फोटोनेस्टी। ये मान लो क्या है कि एक प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, और ये उसके क्या हो गए? पेटल्स हो गए। मान लो इसमें बहुत सारे पेटल्स ऐसे हो गए, पेटल्स हो गए ऐसे, ये पेटल्स हो गए। जैसे इसके पे सनलाइट पड़ता है ये फ्लावर ब्लूम होता है। ठीक है, फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो खुल जाते हैं। लेकिन खुलने के टाइम पे ये बताओ कि जैसे क्या इसमें कभी एक ऐसा होता है क्या कि प्लांट ऐसे सनलाइट यहाँ पड़ा, इसके पे सनलाइट पड़ रहा है, तो ये अगर इसके डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर वाले पेटल्स उसी डायरेक्शन में जाएंगे? ऐसा कुछ है? लाइट के डायरेक्शन से मतलब है क्या इस प्लांट के पार्ट को? स्टिमुलस उसको लाइट मिला, वो क्या, उसने रिस्पॉन्ड किया, प्लांट क्या हो गया? ओपन हो गया। बात समझ में? प्लांट का लीफ क्या हो गया? ओपन हो गया। तो फोटोनेस्टी यानी यहाँ पे कोई डायरेक्शन का रिलेशन नहीं है। स्टिमुलस मिला, उसने उसको क्या कर दिया? रिस्पॉन्ड कर दिया। स्टिमुलस मिला, उसने क्या कर दिया? उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। और ये क्या कहलाता है? फोटोनेस्टी। तो फोटोनेस्टी एंड थिग्मोनेस्टी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक चीज याद रखना कि ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स जिसमें कोई डायरेक्शन फिक्स ना हो, ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स जिसमें कोई डायरेक्शन फिक्स ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। अब वो टच को लेके है तो थिग्मोनेस्टिक, फोटो को लेके तो फोटोनेस्टिक। ठीक है, और अगर ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स जहाँ पे जो स्टिमुलस है और जिस पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स शो हो रहा है उसके बीच में डायरेक्शन का रिलेशन, उसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर? फटाफट इसमें कुछ लिखना हो तो लिखो, फिर आगे। अब आगे में बहुत कुछ रह नहीं गया, बस तुम्हें हार्मोन के नाम और हार्मोन के काम, जिससे बेस्ड 3 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, वो मैं तुम्हें बता दूं। बाकी ये चैप्टर फिनिश है यहाँ पे। होमवर्क तुम लोग को मिल रहा है कैसे? किसी भी सब्जेक्ट का होमवर्क तुम्हें कैसे मिलता है? क्लास में बोल देते हैं? अच्छा, चलो हम भी बोल दे रहे हैं, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, और बाकी तुम्हें डीपीपी मिलेगा, क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा एक कंपाइलेशन मिलेगा, उसको लेके भी उसको भी सॉल्व कर लेना। मिटा इसको क्या?
अब जो भी देखो बायो के अंदर जो भी काम करना है वो सब फेयर में करना है, कुछ रफ ऑफ नहीं होता है बायोलॉजी में। जो भी करोगे सब फेयर में करोगे। और जब क्लासेस चलने लगेंगी तो क्लासेस में तुम्हें जो क्लास के अंदर काम करना है वो फेयर में, जो भी नोट्स का काम है सब क्लास के अंदर होगा। घर पे सिर्फ क्या करोगे, पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। और वो भी कहाँ पे करोगे, फेयर कॉपी में। तो यहाँ रफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एटलीस्ट तुम रफ कर रहे हो यानी कि तुम वर्क कर रहे हो, तो कॉपी में वर्क दिखना चाहिए ना, यहाँ तुमने किया है। चलो अब हार्मोन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ लो कि किस हार्मोन का क्या काम होता है, जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑक्जिन। ऑक्जिन जो होता है ये सेल एनलार्जमेंट करता है। क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट। जैसे एक सेल था, सुनो ध्यान से, एक सेल था, सेल डिवाइड हुआ और क्या किया, दो सेल बना दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब सेल डिवाइड होगा तो जो नए सेल बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है। फिर ये सेल क्या होंगे, ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, मतलब इनका साइज फिर से क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि नॉर्मल सेल ये है तो इसका साइज ग्रो होके इस सेल के जितना होगा। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि ये जो आफ्टर सेल डिवीजन सेल इनलार्जमेंट का काम कौन करवाता है, ऑक्जिन कराता है। सेल इनलार्जमेंट होगा, इसके साथ टिश्यू फॉर्मेशन का काम कराता है। कौन कराता है, टिश्यू फॉर्मेशन का। सेल इनलार्जमेंट करा के उनको टिश्यू में कन्वर्ट करता है। और इसकी वजह से ये सेल में जो प्लांट के पार्ट के अंदर लेंथ को ग्रो कराता है। किसको ग्रो कराता है भाई, लेंथ ग्रोथ, ठीक है, ऑक्जिन। क्लियर। तो अगर कभी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है तो इन्हीं तीनों वर्ड्स को लेके क्वेश्चन मोस्ट ऑफन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का जो मेन काम है वो है सेल डिवीजन। क्या है बेटा, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के साथ साथ स्टोमेटा को ओपन करता है, स्टोमेटा ओपनिंग। स्टोमेटा को ओपन करने में भी कुछ हेल्प करता है, ठीक है। ये मेन फंक्शन है किसका, साइटोकाइनिन का। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये ग्रोथ ऑफ लेंथ बिटवीन इंटरनोड। अब एक चीज समझो, कैसे करोगे क्वेश्चन, क्योंकि ग्रोथ ऑफ लेंथ दो जगह आ गया है। एक ऑक्जिन भी ग्रोथ ऑफ लेंथ कराता है और दूसरा जिब्रेलिन भी ग्रोथ ऑफ लेंथ कराता है। सुनो ध्यान से, इसको कैसे समझोगे। एक प्लांट है शुगर केन, याद है। अभी चले जाओ शुगर केन के प्लांट के खेत में तो तुम देखोगे कि उसके जो नोड्स हैं, ये नोड्स ऐसे होते हैं ना, लाइनिंग। इन नोड, इनको क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। इस लाइनिंग को क्या कहते हैं बेटा, नोड कहते हैं। तो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, और दो नोड के बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, दो नोड के बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, इंटरनोड, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक इसका लेंथ का ग्रोथ कहाँ से हो रहा होगा, टिप से। मतलब इसके यहाँ पे नए नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा और यहाँ पे ग्रोथ हो रहा होगा। ऑक्जिन भी यहीं पे होता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी यहीं पे होता है, तो यहाँ पे ग्रोथ हो रहा होगा। क्लियर। तो अगर कहीं पे टिप से या नए नए स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से ग्रोथ हो रहा होगा तो कौन कराएगा, ऑक्जिन। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और प्लांट के पार्ट के बीच वाले हिस्से में अगर कहीं पे लेंथ का ग्रोथ हो रहा होगा तो कौन कराएगा, जिब्रेलिन, ठीक है। तो जो अगर इस प्लांट को आज अगर जिब्रेलिन दे दो तो अगले कुछ टाइम के बाद देखोगे कि इसके इंटरनोड के बीच का स्पेस क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे बात समझ में आ गई। तो यहाँ लेंथ का ग्रोथ कौन करा रहा है, जिब्रेलिन। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा ये करता है फ्लावरिंग। दूसरा काम क्या करता है, फ्लावरिंग। तीसरा काम क्या करता है, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। चौथा प्रिवेंट विल्टिंग ऑफ लीव्स। जो लीव्स हैं उनको विल्ट होने, सेड ऑफ होने से बचाता है, उनको गिरने से बचाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड, ABA।
देखो एब्सिसिक एसिड जो है, ये तीनों ने क्या किया था, प्रमोशन का काम किया, ग्रोथ को प्रमोट किया, बताया था स्टार्टिंग में। एब्सिसिक एसिड क्या है, इनहिबिटर है, तो ये जो भी काम करेगा नेगेटिव करेगा। पहला काम क्या करता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। दूसरा काम क्या करता है, डोरमेंसी ऑफ सीड, डोरमेंसी ऑफ सीड प्रमोट करता है, ठीक है। तीसरा काम क्या करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स। डोरमेंसी का मतलब समझते हो, बोलो, डोरमेंसी का मतलब समझते हो, नहीं समझ में आता है। डोरमेंसी का मतलब होता है कि जो सीड है, सीड, डोरमेंसी का मतलब इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज। जो सीड होता है, अभी जैसे मान लो कि अभी क्रॉपिंग हुई होगी तो अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में वहाँ पे हार्वेस्टिंग हुई होगी, किसकी, व्हीट की, गेहूं का हार्वेस्टिंग हुआ होगा, गेहूं काट के वहाँ से सीड निकाला गया होगा। अभी तुरंत सीड निकाला और तुरंत उसको लाके खेत में क्या कर दिया, उसकी सीडिंग कर दी, खेत के अंदर मिट्टी में उसको डाल दिया ताकि वहाँ नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। तो जब ऐसा करोगे तो वहाँ पे नए प्लांट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो सीड प्रोड्यूस हुआ था, अभी उस सीड को थोड़ा टाइम चाहिए जिससे उसके अंदर मैच्योरिटी आए और मैच्योरिटी के साथ उसके अंदर जर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी आए, ठीक है। तो वो जो टाइम गैप होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग टू द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये बीच का जो टाइम होता है, जिस टाइम पे वो लगभग इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डोरमेंट स्टेज या डोरमेंसी का स्टेज, ठीक है। तो ये क्या करता था कि सीड के अंदर जर्मिनेशन को प्रमोट करता था, ये क्या कर दिया, सीड को डोरमेंट बना दिया, उनको जर्मिनेट होने से रोक लिया। क्लियर, कोई दिक्कत है? और जो लास्ट है एथाइलिन, एथाइलिन ये क्या काम करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को राइपन बनाता है ताकि जल्दी से जल्दी वो जो फ्रूट है वो वहाँ से गिर सके, सेट ऑफ हो सके। बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं डिफरेंट हार्मोन्स के, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना क्योंकि इस पे हर साल 2, 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी मेरे ख्याल से ये तुम्हारे क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो चैप्टर तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। क्लियर? चलो पढ़ गया।